नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आरएसएस और बीजेपी के बीच में अब लग रहा है कि झगड़ा झंझट सचमुच सीरियस हो गया है, क्योंकि दिखावे तक तो मामला अलग था, लेकिन अब चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं जो गंभीर हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं और छोटी छोटी चीज़ें पब्लिक के बीच में हैं। बीजेपी के खिलाफ जाना कुछ संदेश दे रहा। हालांकि अभी हाल में बीजेपी चुनाव जीत कर आई है और चुनाव जीतने से पहले कुछ किया नहीं। अब 5 साल है, 5 साल में आप अगर कुछ बोल भी लोगे तो आप सिर्फ अपनी इमेज सुधार रहे हो, लेकिन अलग अलग कॉर्नर से। एक तो होता है इमेज सुधारने के लिए सीधे बयान दे दिया, भागवत साहब ने दे दिया, इंद्रेश जी ने दे दिया और बात हो गई। लेकिन अब ये हो रहा है कि अलग अलग कॉर्नर से अब सिर्फ आप अपनी छवि नहीं सुधार रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि आप छिटपुट गुरिल्ला वॉर, अलग अलग जगह से आपके वॉरियर जो है हमला कर रहे हैं। अभी नए नए मामले बहुत सारे आ रहे हैं। आपको पता है अमित शाह ने अभी मणिपुर में बैठक बुलाई कानून व्यवस्था को लेकर। बड़ी अहम बैठक थी जिसमें आर्मी चीफ तक शामिल हुए थे, और भी बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन लोग थे उसमें। इसमें आर्मी चीफ मनोज पांडे, केंद्रीय होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, आईबी चीफ तपन डेका, नेक्स्ट सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मणिपुर सरकार के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो, असम राइफल के डीजी, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और बड़े सारे होम मिनिस्ट्री के अधिकारी। अमित शाह ने खुद उसको मीटिंग को चेयर किया। मणिपुर पे मीटिंग हो रही है और करीब करीब साल भर के आराम के बाद, साल भर पहले अमित शाह गए थे वहाँ, उसके बाद से सरकार ने चुप्पी साध रखी थी और मणिपुर को उसके हाल पे छोड़ दिया था। जो चाहा वो हुआ। लेकिन अब मैं आऊँगा इसमें आरएसएस वाला एंगल मणिपुर का क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का एक बेहद अहम आदमी ने बहिष्कार किया। कौन आदमी था? मणिपुर का मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह। एन वीरेंद्र सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचे, जैसा आपके मन में श्रद्धा हो। 1 साल की मणिपुर की तबाही के बाद वो वहां नहीं पहुंचे। अमित शाह को मुख्यमंत्री के बगैर राज्य पर मीटिंग करनी पड़ी। और बात बड़ी यह है कि अब राज्य पर अमित शाह ने मीटिंग की है तो ये एक अलार्म है, ये एक संकेत है जो ये बताता है कि अमित शाह मणिपुर की सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं। केंद्र खुद उसमें इन्वॉल्व हो गया है, या दूसरे शब्दों में मोदी शाह खुद इन्वॉल्व हो गए। क्यों? अभी हाल में मोहन भागवत का मणिपुर में बयान आया था कि अब स्थिति बिगड़ गई है और उसको संभालना चाहिए वगैरह वगैरह। आपको लगा होगा कि मोहन भागवत ने बयान दिया है तो अब बहुत गंभीरता से ले लिया, गृह मंत्री ने वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन सिचुएशन कुछ और है। जो ग्राउंड लेवल पे आरएसएस के लोग हैं, अब उन लोगों ने सीधे सीधे एक माहौल बनाना शुरू किया एन वीरेंद्र सिंह के खिलाफ और ख़ास तौर पर केंद्र की सरकार के खिलाफ। अब एक परसेप्शन है मणिपुर में बीजेपी के अंदर भी, और 62 लोगों की विधानसभा है, मेरे ख्याल से 60 लोगों की, उसमें 32 सीटें इनके पास। तो इन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया। आपको मैं बता चुका हूं अपने शुरुआती पहले दूसरे एपिसोड में कि मणिपुर में किस तरह से सालों से राम माधव वहां पर कैंप किए हुए थे, आरएसएस की गतिविधियां चल रही थीं, किस तरह से वहां पर एक सोशल इंजीनियरिंग की जा रही थी। मैदान के लोगों को ये समझाया जा रहा था कि जो पहाड़ पर रहने वाले आदिवासी हैं, तुम आदिवासी नहीं हो, उन आदिवासियों को यहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार है, तुमको ऊपर ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे करके एक दिन वो आएगा जैसे मुसलमान भारत में बहुमत में आ जाएंगे, उसी तरह से तुम्हारी सारी ज़मीनें उनकी हो जाएंगी। लॉजिक बांटा जा रहा था। शायद आरएसएस को भी नहीं पता था कि ये इतने बड़े तनाव में बदल जाएगा। खैर, एन वीरेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री बने रहना और एन वीरेंद्र सिंह को इस पूरे सेटअप के द्वारा समर्थन मिलना, और काफ़ी हद तक केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान आए वो भी प्रो मैतेई थे, और जिसमें वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके खिलाफ कुछ कुछ टोन मिलती थी। तो अब सीन क्या हुआ है कि वहाँ पे जो आरएसएस ग्राउंड पे काम कर रही थी, उस आरएसएस ने बैक कर लिया अपने आप को, या फिर उसके जो कैडर थे वो उन उत्पातियों में शामिल हो गए। तो अब जिम्मेदारी किसके पास आ गई? केंद्र के पास आ गई। केंद्र के पास जिम्मेदारी आई है और केंद्र वहाँ गया है और शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों से ये संदेश दिए जा रहे हैं कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने बहिष्कार किया। एक जुडिशरी की तरफ से भी मजबूत बयान आया। मैं आपको बताता हूँ, जुडिशरी में वहाँ पर मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सिद्धार्थ मृदुल। इनको मैं किसी भी तरह से किसी भी संघ बीजेपी की राजनीति में इनको नहीं सानना चाहूँगा और मैं उससे जुड़ा हुआ कोई भी पहलू यहाँ पे नहीं बोलूँगा।
उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और कहा कि 2008 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने थे और चीफ जस्टिस बने भी 2023 में, और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनका राज्य में एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा की पूरी मांग नहीं की जा रही है। मतलब अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई हमको सुरक्षा दो, हमको ये 4 कमरे बना के दो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दो, वो पूरा नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंसा की वजह से न्याय नहीं हो पा रहा है, जुडिशियल पोस्टिंग, ढांचागत विकास और दूसरे कामों में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसको उन इलाकों में नहीं पोस्ट किया जा सकता जो कुकी वाले इलाके हैं, जैसे चूरा चांदपुर, कांगपोकपी और मोरे, इन इलाकों में। मतलब सरल भाषा में समझें कि कुकी इलाकों में मैतेई को नियुक्त नहीं किया जा सकता, मैतेई इलाके में कुकी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और न्याय का सिस्टम चलाना मणिपुर में मुश्किल हो गया है। अब आप समझिए, जब ये खबर आती है कि मैतेई गैर मैतेई के बीच में तनाव है, ये है वो, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, डिटेल्ड इंटरव्यू है। मैं कुछ पॉइंटर्स डाल दूंगा, कमेंट में पढ़ लीजिएगा आप, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो ये बता रहे हैं जस्टिस मृदुल कि किस तरह से वहाँ पर न्याय की स्थिति गड़बड़ा गई है। आप तकनीकी चीज़ समझिए, गृह मंत्री खुद मीटिंग ले रहा है, मुख्यमंत्री उसमें नहीं है। गृह मंत्री अपनी मीटिंग में कह रहा है कि अब बातचीत होगी, उसमें मैतेई और कुकीज दोनों को शामिल करेंगे। कुकीज कह रहे हैं हम इसमें शामिल नहीं होंगे, मैतेई कह रहे हैं हम इसमें शामिल नहीं होंगे। पहले भी इन्होंने ऐसा किया था। सिविल सोसाइटी के लोगों को वहाँ इन्वॉल्व किया नहीं जा रहा है, जिनका एक दखल है, जिनकी पकड़ है। और अभी भी जिस तरह की जेंट्री गृह मंत्रालय ने बुलाई है, जिस तरह के लोगों को बुलाया है, उसको लेकर लगता है कि वहाँ पर जो है वो सरकार अभी भी ताकत के जरिए उस समस्या का हल निकालना चाहती है। बात शुरू हुई थी आरएसएस वर्सेस केंद्र से। एन बीरेन सिंह अभी तक केंद्र सरकार के ब्लू आइड बॉय थे, केंद्र सरकार के चहेते थे, और वो इतने सारे गुनाह करने के बावजूद, इतनी बुरी हालत में राज्य को लाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। अब एन बीरेन सिंह नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। हालत यह है कि उनकी खराब स्थिति के बारे में हाई कोर्ट भी इंटरव्यू दे रहा है। तो केस क्या बनता है? धारा 356, भारतीय संविधान की 356 धारा में ये साफ लिखा गया है कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर हो जाए तो वहाँ पर धारा 356 लगा दी जाती है। धारा 356 लगाने का मतलब ये है कि अब अगर ये लग जाती है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री निवास को खाली कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय को। पूरी सरकार का जो भंग कर दी जाएगी विधानसभा, और सरकार का पूरी शक्ति केंद्र अपने हाथ में ले लेगा, जिसको आप कहते हो राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल के जरिए सारे काम चलेंगे। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं बन पाते हैं तो संसद में पास करा के 6 महीने का 3 साल तक एक्सटेंशन लिया जा सकता है। यह है धारा 356। धारा 356 मणिपुर एक परफेक्ट केस है, लेकिन अभी तक उसको टाला जा रहा था। पर अब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि केंद्र बनाम मोदी शाह बनाम आरएसएस के टकराव में अब मणिपुर में स्थिति ये आ गई है कि केंद्र सरकार शायद मणिपुर के शासन को अपने हाथ में ले ले और संघ समर्थित एन बीरेन सिंह और बाकी लोगों को एक तरफ डाल दिया जाए। दूसरी चीज़, ये तो हुआ मणिपुर का मसला, और मणिपुर के मसले पर किस तरह से बुरी तरह से अब आमने सामने दोनों आ गए, ये आपने देख लिया। दूसरा मसला है अयोध्या का। अयोध्या से लगातार ऐसे संकेत आ रहे हैं जिनमें मोदी शाह के ऊपर सीधे अटैक हो रहा है। आप कहेंगे अटैक तो मोदी शाह के ऊपर नहीं है, क्योंकि अयोध्या का मंदिर तो चंपत राय बना रहे हैं, उनकी देखरेख में बन रहा है। तो उनकी देखरेख में जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर से मोदी शाह का क्या लेना देना, सरकार की तो भूमिका भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन आप जानते अच्छी तरह से कि वहाँ जो कुछ हो रहा है, एक एक लाइन, यहाँ तक कि उद्घाटन चुनाव से पहले होना है, आधे बने मंदिर में हो जाना है, ये सब भी दिल्ली से तय हो रहा है। अब महंत सत्येंद्र दास, जो वहाँ के मंदिर के महंत हैं, राम मंदिर के आज से नहीं है, किरादा ढांचा तब से हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है।
उनका बयान चंपत राय के खिलाफ। चंपत राय का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अधूरा मंदिर बना दिया है। इस अधूरे मंदिर में जहाँ रामलला विराजमान हैं, जहाँ रामलला की मूर्ति है, जहाँ मोदी जी ने दुनिया भर की आरती वारती करी थी, उस जगह पानी टपक रहा है। उनसे कहा गया कि साहब आप 2025 में तो मंदिर पूरा हो जाएगा। बोले भूल जाओ, 2025 तक ये काम पूरा होगा ही नहीं। 2025 में समय ही कितना बचा हुआ है। यानी अब सीधे मंदिर बनाने के सीधे चीज़ों पर अटैक। दूसरा, अयोध्या में और घटनाएं भी हो रही हैं। एक सड़क है, राम मार्ग उसका नाम है, वो भी धसक गई है। जरा सी बारिश आई, गड्ढे हो गए उसमें गहरे गहरे। रेलवे स्टेशन की दीवार धस गई। अब ये सारी चीज़ें जो ना कहीं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हैं। राम मंदिर को लेकर अब जब ये मसले उठ रहे हैं तो आप सोचिए, और इससे पहले जब मसले उठे थे, जो गंभीर मसले थे, तो उनको किस सफाई से दबा दिया गया था। तब कभी बीएचपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से कोई सवाल इस पर नहीं उठाया गया था। वही चंपत राय थे। कौन सा सवाल? याद कीजिए, जब राम मंदिर बन रहा था तो बड़ी संख्या में ज़मीनें मंदिर कमेटी ने खरीदी। उसके खरीदने से पहले कुछ और लोगों ने खरीदी सस्ते दाम पे। और सरल करते हैं, कोई एक ज़मीन है, मुझे मंदिर के लिए चाहिए, मुझे मालूम है मेरे मंदिर के प्लान में ये ज़मीन आने वाली है, ये मुझे पहले से पता है। मेरे अंदर के लोग गए उस ज़मीन वाले आदमी के पास और उससे कहा कि देख, मार्केट में तेरी ज़मीन का रेट 10 रुपये है, मैं तुझसे 15 रुपये में ख़रीद लूँगा या फिर 12 रुपये में ख़रीद लूँगा। इस तरह से करके इन लोगों ने उन ज़मीनों को ख़रीदा। खरीदने वालों में कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, स्थानीय नेता थे, कई लोग तो वहाँ नगर निगम में भी कोई अलग अलग पदों पे थे, नगर पालिका में जिम्मेदार पदों पे। इन लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी और फिर वहाँ से खरीदने के बाद में कुछ ही दिन बाद मंदिर के ट्रस्ट ने वो ज़मीनें 10 गुने दाम में, 5 गुने दाम में, महंगे महंगे दाम में खरीद ली। यानी जिसकी ज़मीन थी, अगर उससे खरीदते तो उसको वो पैसे मिलते। बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ज़मीनें खरीदी। उनको कैसे पता चला कि कौन कौन सी ज़मीन एक्वायर होने वाली है, कौन सी ज़मीन को लेकर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मंदिर बाहर आने वाला है कि मुझे ये ज़मीन चाहिए होगी। उससे पहले उन्होंने कहा, ये बड़ा घोटाला था जिसमें सब पे सवाल उठ रहे थे, चंपत राय पे भी सवाल उठ रहे थे। तब विरोध नहीं हुआ, तब आरएसएस और सबने इसको दबा दिया। लेकिन अब पानी चू रहा है, ये भी मसला बन रहा है। मंदिर टाइम पे नहीं बनेगा, ये भी मसला बन रहा है। तो ये जो चीज़ें मैं कह रहा था कि जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है इनके बीच में, वो कन्फ्लिक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। नीट के एग्ज़ाम का मामला देख लीजिए। नीट का चीफ मैं आपको बता चुका हूँ कैसे वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना एबीवीपी का आदमी है, किस तरह के आरएसएस का आदमी है। आज उसको ये चेयरमैन बना दिया गया है और उसकी सिफारिश पर उसके सर्विस रिकॉर्ड में लगा हुआ है कि आरएसएस वाले की सिफारिश की चिट्ठी गई थी। दुर्भाग्य इस देश में कि आरएसएस की सिफारिश की चिट्ठी भी सर्विस रिकॉर्ड में रखी जाती है। कौन सी संवैधानिक शक्ति है आरएसएस के पास में जिसके कारण उसके सिफारिशी चिट्ठियां सरकारी नियुक्तियों में चलती हैं? कुछ जानकारियां मुझे मिली हैं, ये साहब जब वहाँ छत्तीसगढ़ में दूसरी जगहों पर थे तो क्या क्या खेल हुए थे, अगर मिलेगी तो मैं आपसे साझा करूँगा। तो अब जो है वो नीट वाले मामले में भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। कौन? आरएसएस। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खुलकर बयान दिया है और उन लोगों ने ये कहा है कि भैया ऐसा है, जिम्मेदारी सरकार की और केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यानी ये जो पेपर लीक मामला है, पेपर कैंसिल होने वाला मामला है, धांधलीबाजी के मामले हैं, किस तरह से पेपर बिके, कहाँ कहाँ से लीक हुए, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की है। ये कौन कह रहा है? एबीवीपी कह रहा है। फिर से एक अटैक सरकार के ऊपर। उधर सरकार कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आप ये देखिए। सरकार ने जेपी नड्डा, उस जेपी नड्डा को जिसने अभी कुछ समय पहले ही, पुरानी स्थितियां होती तो उनको ढक्कन कर दिया होता, साइडलाइन कर दिया गया होता, उस जेपी नड्डा को उठा के राज्यसभा में सदन का नेता घोषित कर दिया। यानी जो बीजेपी की का सबसे बड़ा राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस हो गया वो जेपी नड्डा, जिसको स्वास्थ्य मंत्री भी बना दिया और बावजूद इसके बना दिया। आप दूसरा पहलू देखिए, अभी हाल में बनारस में मोदी जी का जो काफिला जा रहा था, एक वीडियो आया कि उसके ऊपर किसी ने चप्पल फेंकी है। चप्पल फेंकने के कितने दिन हो गए हैं? आपने खबर पढ़ी कहीं कि बनारस में गली गली, शहर शहर, घर घर में छापेमारी हो रही है? कई खबर पढ़ी आपने कि चप्पल फेंकने के बाद में इतने लोग गिरफ्तार कर लिए गए,
घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो तबाही आ जाती है इस देश में शहंशाह पे सवाल उठाने पे, वो कहीं नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? इस मसले पे क्यों नहीं रिएक्शन आ रही है? तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी बता रही है किस तरह से इधर से भी। अब आप सोचिए ना, जेपी नड्डा, जिस जेपी नड्डा को इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए थी कि उसने खुलेआम बयान देकर कह दिया कि हमको अब चुनाव में आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप चुनाव जीत लेंगे। और जिस जब बयान के बाद में संघ प्रमुख का बयान आया कि सेवक के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष होना चाहिए, और विपक्ष की बात को भी सुनना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, बहुत सारे बयान आए, याद कीजिए। और अब उस जेपी नड्डा को मोदी जी ने, शाह जी ने इनाम दे दिया। अगर देखा जाए तो राज्यसभा में सदन का नेता एक तरह से, लोकसभा में सदन के नेता मोदी जी, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, तो अमित शाह के बरक्स रख दिया, अमित शाह के बराबर या उससे कहे ऊपर रख दिया उनसे। तो ये पूरा का पूरा जो सीन है वो ये दिखा रहा है कि सब कुछ कंफर्टेबल नहीं है। और जो मेजॉरिटी सांसद वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन मेजॉरिटी सांसद का जो सीन है, उस सीन को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है अगर यहाँ से कोई फोर्स आती है। बहरहाल हम उसको लेकर कोई बहुत काल्पनिक स्थिति में नहीं जाएंगे। अगर इतने सांसद टूट गए तो संघ के इतने सांसद हैं वफादार, धोखा दे दिया, वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं दिखती। अब सेंसेशन क्रिएट करना हो तो कुछ भी कर दो, लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं और ख़तरनाक दिशा में बढ़ रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।